गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विसर्ग संधि के नियम करेंगे। सबसे पहला नियम देखिए, यदि विसर्ग से पहले ए स्वर हो और विसर्ग के बाद भी ए हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है तथा बाद वाला जो ए वर्ण है उसको अवग्रह हो जाता है। जैसे मनहजमा अनुकूल, मनहजमा अनुकूल। तो विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग के बाद भी ए है, तो विसर्ग को ओ हो जाएगा मनो, और बाद वाले ए को अवग्रह हो जाएगा मनोनुकूल। जो अवग्रह होता है वो क्या काम करता है, वो अपने से पूर्व जो स्वर है उसको द्विगुणित कर देता है, यानी ओ को 2 बार उच्चारित किया जाएगा। इसके बाद दूसरा नियम है, विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद या तो किसी स्पर्श व्यंजनों का जो वर्ग है, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, पंचम वर्ण हो, या र ल व है, इनमें से कोई भी स्वर हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है, विसर्ग को ओ हो जाता है। इसका उदाहरण देखो, इसका उदाहरण है मनहजमा में जय, मनहजमा में जय, मनहजमा में जय। विसर्ग के बाद च वर्ग का तृतीय वर्ण जय है तो मनोज हो जाएगा, मनोज। तो यहाँ पर विसर्ग को ओ हो गया है। जो तीसरा नियम है उसमें क्या है, अगर विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, या फिर किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या र ल व है, इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को रे हो जाता है। ऐसे में विसर्ग को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे दुहजुमा में उपयोग, दुहजुमा उपयोग। यहाँ ध्यान से देखो, विसर्ग से पहले ऊ है जो एक स्वर है ए आ के अतिरिक्त, और बाद में भी स्वर आ गया है, तो अतः यहाँ क्या होगा, दुरुपयोग। दुरुपयोग संधि में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ह्रस्व ऊ है उसको इस तरह से लगाया जाता है, जबकि दीर्घ ऊ को मैं यहाँ लगा के दिखा देता हूँ। रे के ऊपर दीर्घ ऊ इस तरह लगेगा और ह्रस्व इस तरह से, ह्रस्व ऊ इस तरह से लगेगा। ठीक है। इसके बाद अब हम जो है 5वां नियम करते हैं, जो चौथा नियम। चौथे नियम में क्या होता है, अगर विसर्ग से के बाद च छ हो तो विसर्ग को तालव्य से हो जाता है। विसर्ग के बाद ट ठ हो तो मूर्धन्य स होगा, और विसर्ग के बाद त थ हो तो दंत्य स होगा। इनके उदाहरण कराने से पहले मैं आपको एक बात ध्यान दिलाऊंगा कि जो च छ ट ठ त थ है, इनका आप उच्चारण स्थान देखिए। इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है, इसलिए तालव्य से आएगा। इनका मूर्धन्य उच्चारण स्थान है तो मूर्धन्य से आएगा, और इनका दंत्य है तो दंत्य से आएगा। इस बात को ध्यान में रखोगे तो गलती नहीं होगी। इनका एक एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो च छ का दुहजुमा में चरित्र, दुहजुमा में चरित्र, तो क्या बन जाएगा, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। ठीक है। इसके पश्चात ट ठ का देख लो आप कि मान लीजिए ट ठ का एग्जाम्पल ध्यान में नहीं आ रहा है। मान लो धनुह जुमा में टंक है, मान लो धनुह, धनुह जुमा में टंक है तो हो जाएगा धनुष्टंक, तो मूर्धन्य से हो जाएगा। और
तैत है कि पहले विसर्ग है, तो जैसे निहजमा में तार है तो इसका हो जाएगा निस्तार। ठीक है। अब है पांचवा नियम। पांचवें नियम में क्या है, अगर निह या दुह के बाद, निह या दुह के जो वाला जो निह या दुह के बाद अगर तालव्य से आ जाए तो विसर्ग को तालव्य से हो जाएगा, मूर्धन्य से आ जाए तो विसर्ग को मूर्धन्य से हो जाएगा, और दंत्य से आ जाए तो विसर्ग को भी दंत्य से हो जाएगा। इसके उदाहरण देखिए, मान लो दुशासन है, दुह जुमा में शासन, शासन, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, विसर्ग को तालव्य से हो जाएगा दुशासन। ठीक है। मान लो निस्संदेह हो गया, निह जुमा में संदेह हो गया, तो ऐसे में विसर्ग को भी दंत्य से हो जाएगा निस्संदेह, निस्संदेह। ठीक है, निस्संदेह, इस तरह से हो जाएगा। अब है नियम नंबर 6, और नियम नंबर 6 में देखिए क्या है, ये था नियम नंबर 5, और ये नियम नंबर 6 देखिए कि यदि निह दुह इनके पश्चात क ख प फ आता है तो हमेशा दंत्य मूर्धन्य से ही होगा, षटकोण वाला से ही। उदाहरण देख लीजिए, जैसे निहजमा में कलंक तो बन जाएगा निष्कलंक। ठीक है। या फिर निहजमा में फल तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निष्फल। ठीक है। इसके पश्चात सातवां जो नियम है उसमें क्या है, विसर्ग का लोप होना। अगर विसर्ग से पूर्व ए हो और विसर्ग के बाद ए आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जुमा में एव, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई स्वर है तो ऐसे में संधि नहीं होगी बल्कि संयोग होगा। जैसे अतएव, अतएव, और विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है। इनके अतिरिक्त हिंदी में विसर्ग संधि के कुछ अलग रूप भी प्रचलित हैं संस्कृत के बजाय, क्योंकि विसर्ग संधि पूरी तरह से संस्कृत से ही हिंदी में आई है और संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही विसर्ग संधि होती है। लेकिन कुछ एक अपवाद के रूप में शब्द हैं जो संस्कृत रूपों के बजाय अलग रूप में प्रचलित हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं दिखा देता हूँ आपको, अंतःजमा में राष्ट्रीय, इसको संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, जबकि हिंदी में इसको कैसे स्वीकार किया गया, अंतर्राष्ट्रीय, यानी विसर्ग को रय हो जाना। इसी तरह पुनः रचना है, इसको संस्कृत में पुनर्रचना के रूप में लिखा जाता है, जबकि हिंदी में इसको पुनर्रचना यानी विसर्ग को रय इस रूप में भी प्रचलित है। तो ये आपकी विसर्ग संधि है। और अगले वीडियो में मैं आपको तीनों प्रकार की संधियों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनके ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दिखाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।